पहले के जितने भी साक्ष्य मिले थे उसको बगैर देखे, बगैर उस पर ध्यान लगाए, सब पर आंख बंद कर ली और नए सिरे से नई कहानी गढ़ के कि बहुत विलम्ब से रात्रि में रिलीज ऑर्डर भेजा गया। साजिश बहुत लंबी है और कुछ तो काला है दाल में, बहुत ही बड़ा काला है। न्याय का गला घोंटा गया बड़े लोगों द्वारा, पैसे पर भी, दबाव पर भी, हर तरह से न्याय का गला घोंटा गया। इनके यहाँ जो बाथरूम बने हुए हैं उनमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आजमगढ़ की श्रेया का घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सभी लोगों के जहन में एक सवाल था, क्योंकि सबके बच्चे पढ़ने तो स्कूलों में ही जाते हैं। सब चिंतित, हैरान और परेशान थे। इसी बीच खबर आई कि 2 लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल के प्रांगण में है और इस तरीके की कोई घटना होती है तो कोई तो जिम्मेदार होगा ही। तो फिर संतोष के लोग अभी सांस ले ही रहे थे, तब तक ये भी पता चला कि उनको बेल हो गई। हमारे साथ एडवोकेट हैं जो श्रेया का पक्ष अभी कहीं अदालत में जाकर रख पाते, अभी अपनी बात कह पाते, उससे पहले ही बेल मिल गई। तो हमें जानना और समझना होगा ये पीछे रखी कानून की किताबों के अनुसार, क्योंकि हम सभी बंधनों में बंधे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा मामला होता है तो इस तरीके मतलब कौन सी चार्जशीट लग सकती है, कौन सी धारा लग सकती है, और इस मामले में क्या कुछ ऐसा हुआ कि अभी कोर्ट पहुंचे नहीं, तब तक बेल कैसे हो गई, ये सब कुछ समझना है। बहुत स्वागत है आपका। आपको धन्यवाद। बताएं। विधि की पढ़ाई मैंने नहीं की है, लेकिन इतना तो मुझे भी समझ आ रहा है कि अगर एक किसी इंसान को जांच के बाद ये पाया गया कि वो दोषी हैं, फिर उनको ले जाया जाता है, उनको रखा जाता है जेल के अंदर, फिर ये अचानक से बेल कैसे हो जाती है सर? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो डिटेल हम आपको बता दे रहे हैं। 28 तारीख से ही उस बच्ची को प्रताड़ित करना शुरू किया था लोगों ने, और 31 तारीख को भी प्रताड़ना की गई थी, और उसी दिन उसने आत्महत्या स्कूल में किया, छत से कूद करके। बच्ची के बाप को बुलाया गया, बहकाया गया और गुमराह करते रहे स्कूल के प्रशासन वाले। कहते रहे कि उनकी लड़की के साथ कुछ हो गया है, वो भेजी गई है लाइफ लाइन। फिर वहाँ से ट्रामा सेंटर है रामा में भेजी गई है। उसके माँ बाप वहाँ खोजने पहुँचे, उन्हें नहीं मिली बच्ची। फिर वहाँ से स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची की लाश एक एम्बुलेंस में पड़ी हुई थी, और उस समय तक जो खून वगैरह था गिरा था ज़मीन पर, उसे स्कूल प्रशासन ने पानी से धुलवा दिया, और कुछ सीसीटीवी कैमरे जो जहाँ से उनकी पकड़ हो पाती वो सब चीज़ें हटा दी गई थी। इसके बाद आजमगढ़ का जो पुलिस प्रशासन है वो तफ्तीश कर रहा था, और साक्ष्य इतना अवश्य मिला जिसके आधार पर इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया, और 3 तारीख को इन दोनों को सीजीएम के न्यायालय में पेश किया पुलिस ने। वहाँ से रिमांड मिला, वो जेल गए। इसके बाद ये साक्ष्य कलेक्शन की कार्रवाई आजमगढ़ पुलिस कर रही थी। तब तक इन लोगों की जमानत की अर्जी डाली गई, और उसमें 14 तारीख पड़ी हुई थी जमानत की सुनवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट जज आजमगढ़ के यहाँ। ये बात विपक्षी को खलती थी कि आजमगढ़ का प्रशासन बहुत ईमानदार था। पुलिस प्रशासन यहाँ के कप्तान को बहुत ईमानदार माना जाता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं। इनके ऊपर कोई प्रभाव या दबाव नहीं पड़ पाया, और इन्हीं की सुपरविज़न में तफ्तीश चल रही थी। तो विपक्षी इतना मजबूत है, राजनीति में भी बहुत पहुंच है, अर्थ के मामले में भी बहुत मजबूत है। बहुत कई सारे के इन सब के विद्यालय चल रहे हैं, और अर्थ में बहुत मजबूत है।
इसके बाद इन सबों ने जब देखा कि आजमगढ़ का पुलिस प्रशासन पर दबाव देकर कुछ मदद नहीं मिल सकती, तो सीधे आईजी स्तर से तफ्तीश आजमगढ़ पुलिस प्रशासन को बगैर सूचित किए सीधे आईजी के आदेश से तफ्तीश मऊ के एसपी को दे दी गई और मऊ एसपी ने इस तफ्तीश को उसी दिन 8 तारीख को ही दे दिया मऊ नगर सीओ को, धनंजय मिश्र को। और धनंजय मिश्र ने 8 तारीख को ही सब कुछ लिखा पढ़ी कर डाला। पहले के जितने भी साक्ष्य मिले थे उसको बगैर देखे, बगैर उस पर ध्यान लगाए, सब पर आंख बंद कर ली और नए सिरे से नई कहानी गढ़ के 8 तारीख को ही सब लिखा पढ़ी करके 9 तारीख की सायंकाल तक 169 की रिपोर्ट सीजीएम के न्यायालय में पेश कर दिया। ये प्रार्थना किया कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिली, इनको जेल में रखना उचित नहीं है, हमारी 169 की रिपोर्ट स्वीकार करके इन्हें रिहा कर दिया जाए। विलंब से इसलिए किया गया कि वादी पक्ष को अगर इसकी भनक लगी होती तो आपत्ति हो जाती, 169 स्वीकार नहीं होती। सीजीएम ने 169 की रिपोर्ट स्वीकार किया और बहुत विलंब से रात्रि में रिलीज ऑर्डर भेजा गया जेल। बेल नहीं हुई है, 169 की रिपोर्ट स्वीकार किया। कहा जाता है ना आप लोगों की भाषा में क्लीन चिट दे दी। तो एक एप्लीकेशन दिया पुलिस ने कि इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, ये लोग बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, इन लोगों ने अनुशासनात्मक नैतिक ड्यूटी का निर्वाह किया है, इसलिए ये निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए। तो आप कह रहे हैं कि बेल नहीं क्लीन चिट है? हम बताएं आपको, तो क्लीन चिट दिया। हाँ। इसके बाद सीजीएम ने 20,000 के केवल मुचलके पर इनको रिहा करने का आदेश दे दिया। अब इसे आप लोग बेल शब्द से जोड़ें या रिहा कर दिया, बस इतना ही से जोड़ा। पुलिस के 169 की रिपोर्ट पर छोड़ दिया। तो मतलब वो भी छोड़ा है तो जेल प्रशासन ने सुबह के पहले ही रात में ही इनको रिलीज कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी? जल्दी, यही बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है कि आईजी स्तर से तफ्तीश आजमगढ़ क्षेत्र से उठाकर अचानक बगैर यहाँ के पुलिस प्रशासन को जानकारी दे ये चली गई एसपी मऊ के यहाँ। जिस दिन जाती है उसी दिन धनंजय मिश्र को मिलती है, उसी दिन सब लिखा पढ़ी करके दूसरे ही दिन सायंकाल 169 की रिपोर्ट आ जाती है। उसमें कई चीज़ें हैं, क्योंकि इस पर आपत्ति हो जाती और सीजीएम के न्यायालय में भी आपत्ति हो जाती। सीजीएम को चाहिए था कि 169 की रिपोर्ट पर वादी को नोटिस देकर बुलाएं, सुने, इसके बाद कोई आदेश करें। तो साजिश बहुत लंबी है और कुछ तो काला है दाल में, बहुत ही बड़ा काला है। न्याय का गला घोंटा गया बड़े लोगों द्वारा, पैसे पर भी, दबाव पर भी, हर तरह से न्याय का गला घोंटा गया है। चलिए मैं ये मानती हूँ, जैसे ऐसा ही सेम मामला राजस्थान में आया था। एक बात और आपसे बता दूं, जो सीजीएम के आदेश में लिखा हुआ है, उन्होंने ये खुद लिखा है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि हमने उसके साथ कड़ाई बरती थी, डांटा था, फटकारा था, 28 को भी और 31 को भी हमारे द्वारा कुछ कड़ाई की गई थी, जिससे वह अन्य लड़कियों के सामने अपमान महसूस की, जिसके कारण वह कूदकर, तो अपराध तो बन गया। उस बच्ची की उम्र है 15 साल 10 महीना, अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक। तो ये मामला तो पहले 302, 201 में दर्ज हुआ और 201 का मतलब साक्ष्य मिटाना,
वही मैं आपसे पूछने वाली ही हाँ, थी। तो साक्ष्य मिटाया था इन लोगों ने, खून वून धो दिया था और जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें चीज़ें थी उसको हटाया था। ये सब चीज़ें 2-3 घंटे तक करते रहे और माँ बाप को, मृतका के माँ बाप को इधर उधर भरमाते रहे कि वो आ करके इसे देख न ले। तमाम बातें रही इसमें। इसके बाद ये पुलिस जब हो गई, बात स्पष्ट हो गई, तो 302 को 306 में कन्वर्ट कर दिया। तो 306 201 में रिमांड लिया और जेल भेज दिया। इसके बाद इस पर विचार होने लगा हम लोगों के द्वारा भी कि ये मामला 306 नहीं, 306 में तो अप टू 7 ईयर्स सजा है, साक्ष्य मिटाना, यानी अप टू 10 ईयर्स है। 306 में है 10 साल तक की सजा है। लेकिन जब नाबालिग बच्चा होता है तो वो अगर इस तरह करेगा तो इसमें 305 लगता है और 305 में आजीवन कारावास और या मृत्युदंड तक की सजा दी गई है। ये काफ़ी गंभीर मसला है। अभी धाराएं बदलने वाली ही थीं और वो जान रहे थे कि अगर 14 तारीख को हियरिंग हो जाएगी बेल की तो सारे मटेरियल्स डिस्ट्रिक्ट जज के सामने आ जाएंगे। उसके बाद 169 की रिपोर्ट लगा पाना कठिन होगा। इसलिए 14 के पहले ही 8 और 9 2 तारीखों में सब कुछ तैयार करके सीजीएम के न्यायालय में 169 की रिपोर्ट देंगे दी। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे किसी के अंडर कोई चीज़ें चल रही हैं, कोई जांच कर रहा है या कोई अधिकारी है जो इस मामले में संज्ञान ले रहा है, उसको बिना बताए क्या कभी किसी केस को इधर से उधर ऐसा ट्रांसफर हमने किया जा सकता हम है? ऐसा ट्रांसफ़र हमारी ज़िंदगी में हमने नहीं देखा। कभी नहीं हुआ। हम देख रहे हैं यहाँ कि आजमगढ़ का जो कप्तान है बहुत ईमानदार, बहुत मजबूत है। हिम्मत नहीं पड़ी लोगों की यहाँ दबाव देने की और दबाव दे भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब और एसपी साहब को तो अधिकार है नहीं कि तफ्तीश एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कर दें। वो तो आईजी स्तर से हुआ, आईजी ने सीधे उठा कर दे दिया। इस पर एसपी को भी बड़ा शौक लगा। यही नहीं है, दीवानी कचहरी के सभी ऑफिसर्स की ज़बान से ऐसा कुछ सुनने में मिल रहा है कि सबको कुछ न कुछ शौक लगा कि अब अदालत की क्या आवश्यकता है। जब पुलिस इस तरह कर रही है तो अदालतों की ज़रूरत क्या है। ये शॉकिंग है, बहुत शॉकिंग है। हमने राय दिया है अपने क्लाइंटों को कि वो एक तो रिवीजन सीजीएम के आदेश के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ करेंगे, बनेगा किसी अभी क्या कर सकते हैं? अब यही करेंगे, सीजीएम के आदेश के विरुद्ध रिवीजन और इस प्रेयर के साथ कि वो उस आदेश को निरस्त करें, पुनः उनकी अरेस्ट सुनिश्चित करें। और माननीय उच्च न्यायालय इस उद्देश्य से जाएंगे कि आईजी द्वारा जो जिस तरह से तफ्तीश आगे ट्रांसफ़र की गई है उसे पुनः वापस कप्तान आजमगढ़ के सुपरविज़न में दिया जाए। इसके लिए हम लोग आगे जाएंगे। जैसे ऐसा ही सेम मामला एक बार राजस्थान में भी आया था, जिसमें जब मैटर कोर्ट में गया तो न्यायाधीश की तरफ से ये कहा गया कि हर बार टीचर और प्रिंसिपल का डांटने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हत्या के लिए उकसा रहे हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं इस मामले में भी उन्होंने श्रेया को डांटा होगा तो वो सिर्फ उनके कल्याण के लिए ही डांट रहे होंगे, उनकी कोई ऐसी मतलब इरादा नहीं होगा। मगर सीजीएम के आदेश में जो पंक्ति लिखी गई कि उन्होंने प्रिंसिपल के बयान को पढ़ा तो उसमें ये मिला उनको कि मैंने 28 को भी डांटा फटकारा, कड़ाई की, 31 को भी कड़ाई की, काफ़ी कड़ाई की, यह जानने के लिए कि मोबाइल किसकी है। तब उसने कहा हमारी है। एक गलती की सिर्फ एक बार सजा मिलनी चाहिए, उस बच्चे को 2-2 बार सजा मिली। फिर कहा कि इससे वह अन्य बच्चियों के सामने अपने को अपमानित महसूस की और उसी समय वो जाकर के अब क्या बचा
ह्यूमिलिएशन है, बच्चियों के सामने अपमान है आपकी डांट और फटकार के ज़रिए। आपकी ड्यूटी थी कि माँ बाप को बुलाते, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से समझाते कि बेटा इस सब चीज़ें नहीं, मना है तो मत करो, अगर है तो, नहीं तो जब प्लांटेड होगी तो बात ही दूसरी है। अभी तो तफ्तीश चली रही थी। एक और सवाल है सर। एक सवाल मैं समझ रहा हूँ है क्या, वो है कि इनके यहाँ जो बाथरूम बने हुए हैं उनमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सुना जाता है कि इस बच्ची ने एक बार शिकायत कर दिया कि वहाँ क्यों लगा है, हटवाइए। और ये भी बात सुनी और जाती वो भी है है कि वो पूरा गर्ल्स स्कूल है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बच्चों की सुरक्षा के लिए बाथरूम में जाके कैमरा लगवा रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स कंबाइंड स्कूल होता तो आपकी चिंता समझ में भी आती। गर्ल्स स्कूल है तो बाथरूम में कैमरे क्या और ये भी सुनने में आई बात कि शायद इस बच्ची को कुछ इस बात का आभास हो गया था कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर जिनकी उम्र 35 और 37 साल है दोनों की, और इन लोगों के कुछ अच्छे संबंध नहीं रहे। इससे भी इन लोगों को कुछ परेशानी थी, ये लोग चाहते थे। शायद बच्ची को कुछ ऐसा पता चल गया था जो उसको पता नहीं चलना चाहिए था। तो उसने कहा कि ये तुम पढ़ने लायक इस स्कूल में नहीं हो, तो इतना प्रताड़ित कर दो इसे कि इससे नाम कटवा के हट जाए। ये खुद सारी नाम बातें काटेंगे तो हैं। सवाल होगा। और आप लोग नहीं मानेंगे, देखेंगे। एक और सवाल है मेरा सवाल तो हम सर एक मिनट, जैसे कि जब ये जांच हुआ था तब पुलिस ने ये खुद कहा था कि जब हम मौके पर पहुंचे थे तो वहाँ हमें कहीं खून का धब्बा नहीं मिला, उसको पानी से धोया गया, ये सारी चीजें पुलिस ने भी मानी थी। कप्तान साहब ने कहा है। तो ये साक्ष्य मिटाने का तो आरोप उन पे 7 साल के लिए तो जाते ही ना, अगर साक्ष्य मिटाया उन्होंने। 7 नहीं 10 साल या आजीवन कारावास 201 में जाता है, जिसमें सजा सबसे कम है 2 साल है। लेकिन वो तो उनको ये भी नहीं वो दिखा। जमानती है। सीजीएम साहब को ये भी नहीं देखा कि साक्ष्य है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात जो वहाँ पर जांच करने वाली कमेटी आई थी उन्होंने भी कहा कि जब फर्श पे कोई धब्बा नहीं मिला तो जांच कराई गई, तब पता चला कि वहाँ पर कप्तान वहाँ फॉरेंसिक टीम आई थी। कप्तान साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि ये उन लोगों ने एडमिट किया है कि कहा कि ये खून था, बच्चियाँ देख करके डर रही थे, इसलिए उसे धुलवा दिया गया था। तो इतना इस रूप में तो आपने स्पष्ट रूप से सब कुछ एडमिट कर लिया कि साक्ष्य आपने मिटाया। साक्ष्य मिटाया, इतना साक्ष्य तो है ही है 201 का, फिर भी सीजीएम साहब ने कैसे रिलीज करने का आदेश दे दिया। सर आप कितने सालों से इस पेशे में हैं? हम तो सन 76 से हैं। इतने सालों में आप ऐसा केस नहीं देख पाए आज तक? ऐसा क्या, इतना मतलब घृणित। ये देखिए हमारी प्रिंसिपल है, इनका ये फोटो है, ये 35 साल की हैं। ये नैतिकता सिखाएंगी अपने स्कूल के बच्चों के। देखा आपने? तो क्या हो गया सर, मॉडर्न ड्रेस पहना उन्होंने और क्या? तो वैसे ही सिखा दें अपने हाउस पूरे स्कूल के बच्चियों को कि कम से कम यहाँ तक सब खोल कर चलें स्कूल में, कोई बुरा तो नहीं होगा। नहीं देखिए, इस तस्वीर से मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आधुनिकरण है भाई, अब सब मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। लेकिन इस तस्वीर से एक सवाल हो सकता है कि एक तरफ आप मॉडर्न शिक्षा देने की बात करती हैं और दूसरी तरफ बच्ची के बैग से फोन मिल जाता है जो आधुनिक शिक्षा का एक हिस्सा है। इंटरनेट और ये सारी चीजें आधुनिक शिक्षा का हिस्सा है। इस पर आप कमेंट करिए। इनको देख कर ही बच्चों को कुछ न कुछ नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या यही नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए? फोटो से ये बाहर हैं, स्कूल में नहीं हैं। देखिए गाड़ी पर बैठी हैं, बोनट पर, देख रही हैं। सर वो इसके लिए क्या इम्प्रेशन पड़ेगा बच्चों पर इन्हें देखकर। और अब आप कयास करिए कि एक 37 साल का क्लास टीचर है और आपकी कंबाइंड ऑफिस है, और जब 169 की रिपोर्ट आती है जहाँ ये कहा जाता है कि 80 मिनट प्रिंसिपल के कमरे में अंदर रखकर बच्ची को क्या क्या मानसिक यातना दी गई, कुछ पता तो नहीं।
और जो 169 की रिपोर्ट देते हैं वो लिखते हैं कि वहाँ कुछ नहीं था, स्कूल के टीचरों का आना जाना बराबर लगा रहा, कोई ऐसी बात ही नहीं मिली। इतना दिन बाद 8 तारीख को एक ही दिन में सब धुल कर बराबर कर दिया। ये हालत है। तो सर कानून की जो देवी हैं उन्होंने आंखों पे पट्टी इसीलिए बांध ली क्या, क्योंकि उनके यहाँ सभी बराबर नहीं हैं, जिनके पास नहीं, पैसा वो है, तो जो अमीर उसका तो लक्ष्य ये है ना कि दुई आंख न करें। हाँ, दोनों आंखें बंद रखें, सबके साथ समान व्यवहार करें, कानून का ये मतलब है। और कानून का तो यहाँ गला घोंट दिया, बिल्कुल आंख बंद कर दिया। आंख बंद करके ही नहीं, उनका गला ही घोंट दिया। लेकिन एक बात बता दूंगा, ये लोग पुनः आएंगे, भरोसा है। क्योंकि जब तक आजमगढ़ पुलिस प्रशासन के हाथ में तफ्तीश थी, ऐसा लगता है कि तब तक उतना साक्ष्य अभिलिखित किया जा चुका था जितना अपराध के लिए सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था, जिस पर सीजीएम साहब ने भी आंख बंद कर ली, उसे नहीं देखा। और वो साक्ष्य ट्रायल के दौरान तो पढ़ा जाएगा। बाद में ये जो 169 की रिपोर्ट ये भेजते हैं, उसमें इतना सभ्य दिखाते हैं दोनों मुलजिमों को, इतना सभ्य दिखाते हैं जितना कि वो हद कर दिया है उन सभ्यता के बारे में। पढ़ के सुनाऊंगा तो आप स्तब्ध हो जाएंगे कि जिनके ऊपर ऐसे अपराध करने का आरोप है, उनके बारे में सभ्यता की इतनी बढ़िया सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो वही सीओ साहब दे सकते हैं, मऊ वाले, और कोई नहीं दे सकता। दिया उन्होंने। इस मामले में अगर आप ध्यान से देखें तो मुख्य 2-4 बिंदु है जिस पर एक आम इंसान जिन्होंने लॉ की डिग्री ना ली हो, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ना हो, वो भी ये समझ सकता है कि जब एक आदमी के एरिया में वो जांच कर रहा है, एक आदमी को जांच के लिए नियुक्त किया गया है, उनकी कमेटी बन रही है, फिर बिना उनको बताए दूसरे जगह भेजना, और जहां भेजा गया हम वहाँ एक ही दिन के अंदर पूरा लिखा पढ़ी करके अगले दिन बेल दे देना, इतनी अच्छी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था तो कहीं नहीं है जितनी। तो इसकी भी व्यवस्था है कि जो भी अधिकारी अभियुक्त या दोषी अपराधी को मदद पहुंचाने में कार्य करेगा, वह भी अपराधी है, वो भी दंडित होता है। उन धाराओं पर अध्ययन किया जाएगा कि किन पर क्या क्या अपराध बनते हैं, कैसे इन लोगों ने मिल करके साजिश करके इतना बड़ा कांड कर दिया। क्या ये दोषी नहीं है ऐसे अभियुक्तों को बचाने में? अगर हैं तो वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं, वो अभी मैं देख ही रहा था। इतने दिन तक लिखा कुछ गया और दिन भर में न जाने ऐसा क्या हो गया कि लिखी हुई बात गलत और जो अपने इन्होंने लिखा था वो सही हो गई, इनको बेल मिल गया। ये सवाल होता है और खड़ा भी हो रहा है इस मामले में कि मान लेते हैं कि टीचर की इच्छा ये नहीं रही होगी कि वो बच्चे को डांट कर फटकार कर उसको कुछ अप्रिय करने के लिए प्रेरित कर रही हो, उनकी सिर्फ इतनी ही इच्छा रही होगी कि हम डांट के बच्ची को सुधार दें। लेकिन तब भी साक्ष्य मिटाने का आरोप तो उन पर था। तब भी ये था कि जो सारी चीज़ें, जो कैमरा बंद मिला होना, माता पिता को बार बार गलत तरीके की जानकारी देना, बच्ची के बारे में ठीक तरीके से जानकारी ना देना, फिर ब्लड को मिटा देना, ये सारे ऐसे सवाल थे जिस पर ठीक तरीके से जांच होती तो कम से कम 7 साल की जेल होती। नहीं, एक बात और स्पष्ट होती है ना कि आप खुद जब इतना कहते हैं कि बच्चियों के देखने में जो डांट फटकार इस बच्ची को पड़ी, उन बच्चियों की निगाह में अपने को काफ़ी अपमानित महसूस की। ये उन्होंने खुद लिखा है। इतना जब खुद आप कह रहे हैं तो आप ऐसे बातों को क्यों कहीं या ऐसी डांट फटकार क्यों लगाई जिससे वो हम ह्यूमिलिएट हो, जिससे वो लोगों की नज़रों में अपने को गिरा महसूस करे? आपको तो खुद सोचना चाहिए। अब तो आपके एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ नियम आए हैं कि बच्चों को प्यार के साथ समझाना है,
आपको कड़ाई देख लेना कड़ाई बच्चों ही नहीं बरतनी है, और ऐसी कड़ाई तो और नहीं बरतनी सर है वहाँ पे तो जिससे ये लिखा है कि बच्चे को घूर के देखना भी बच्चे को एक तरीके से तमाम दंड देना बातें। माना जाता है। अभी देखिए इनका जो आचरण था उसके बच्ची के साथ, जिससे एक अपमान महसूस करने वाला कर गया, तो दोषी तो आप ही हैं। आपको यही एहतियात बरतनी चाहिए थी कि हमारा आचरण ऐसा न हो कि वो इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर पैदा हो। बिल्कुल। वो फीलिंग्स ही तो कहती है कि चलो आत्महत्या कर लो, अब नहीं जीना ठीक है। तो वो फीलिंग्स पैदा करने वाली चीज़ आपने ही दी, तो प्रेरक तो आप हैं। उसके बाद भी आप निर्दोष हैं। इस निर्दोष है, आपके ऊपर 305 का जुर्म बनेगा, जिसमें आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस है। आज नहीं तो कल बनेगा, निकल कर भाग नहीं पाएंगे। थोड़ा सी आपको राहत मिली है। सर आपकी अपनी किताबों के हिसाब से जो आपने अभी तक आपका अनुभव है, उसमें आप ये मानते हैं कि ये पूरी तरीके से निर्दोष नहीं है? बिल्कुल निर्दोष नहीं है, पूरी तरह से निर्दोष कौन सा सवाल है। इनको जबरदस्ती निर्दोष बनाकर साजिश के तहत छोड़ा गया है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, जब हम ये मानते हैं कि हम सभी को अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अनुसार, तो उस बच्ची को भी है, उस बच्ची को भी एक सम्मान पूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार संविधान से ही मिला। तो आपने तो उसका पूरा बच्चों के सामने इंसल्ट किया। बच्चियों ने बताया कि जो भी उसके बैग से मिला था वो पूरे स्कूल में घुमा घुमा कर दिखाया गया। तो ये तो उसकी निजता के इस बात को लोगों ने छिपाने की बराबर कोशिश की है। ये तथ्य कि उस बच्ची को हर क्लास में घुमाया गया, उसके क्लास में खड़ा करके रखा गया, और प्रिंसिपल ने तो यहाँ तक कहा है कि हम अपने ऑफिस में डांट फटकार करके वो कड़ाई का बर्ताव करने के बाद सजा के रूप में उसे अपने ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिए थे, और काफ़ी देर तक वो खड़ी रही। इसके बाद जब वो अपमान महसूस की है तो चली गई। ये अपमान जो पैदा हुआ किसके आचरण से, और यही चीज़ उसको प्रेरित कर रही है आत्महत्या के लिए। जिम्मेदार कौन है उनके अलावा? फिर भी हमारे आला अफसरान को उन्हें कोई दोष नजर नहीं उन्हें दोष नहीं नजर आता। अब माननीय न्यायालय के समक्ष क्या स्थिति आगे बनेगी? का सर कदम क्या हो सकता है? वही क्या बताया कि 14 तारीख तक सीजीएम के आदेश के विरुद्ध 169 के रिपोर्ट पर जो आदेश हुआ उसके विरुद्ध रिवीजन होगा। इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में जिस तो तरह हो सकता है 14 तारीख तक कोई ऐसा फैसला आए जिसमें पहले की जांच की जो चीजें हैं उन चीजों को पढ़ा जाए और फिर से इन्हें दोषी हाँ, ये हो सकता है। जब अब आदेश होने के बाद पता लग जाएगा कि वो रिवीजन एडमिट करने के बाद सारी पत्रावलियाँ जब तलब होंगी तो मालूम हो जाएगा कि उसके पहले कितनी एविडेंस और थी जिस पर आंख बंद कर दिया गया और 169 की रिपोर्ट लाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जो 8 के पहले जितनी साक्ष्य आई है वो सामने आ जाए। तो अभी अगर आप इस मसले को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपको चिंता है कि आपकी बच्ची भी स्कूलों में जाती है और अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल क्यों जिम्मेदार होगा भाई, प्रिंसिपल क्यों जिम्मेदार होगा, टीचर क्यों जिम्मेदार होगा, तो आप ये जानिए कि अभी कोई निर्दोष ही नहीं पाया गया है। अभी आगे जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि श्रेया के साथ आखिर क्या हुआ था, श्रेया ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। बाकी वकील साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि अगर सब कुछ ध्यान से देखा जाए, अपना चश्मा उतार कर ठीक से देख लिया जाए तो एक सरसरी नगर से ये समझ में आता है कि साक्ष्य मिटाना और ये सारे आरोप उन पर हैं। तो अभी किसी को पूरा निर्दोष नहीं माना गया है, यही आप बता रहे हैं हमें। अभी तफ्तीश चल रही है, अब आगे क्या होता है देखें। सर बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।